हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चौथा चैप्टर जो है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। तो इस वीडियो में वन शॉट ये वीडियो है, इसमें हम केवल VVI क्वेश्चन 2024 में पूछने के चांसेस हैं उन सभी क्वेश्चन को हम देखेंगे। ठीक है, तो आज का ये वीडियो खासकर क्लास 12 स्टूडेंटों के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इन सभी क्वेश्चन को यदि आप तैयार कर लेते हैं तो इसके अलावा इस चैप्टर से आपको कोई भी तैयार करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं। तो नीचे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, ये है हमारा पहला क्वेश्चन कि लारेंज बल क्या है। 2015 में, 18 में, 20 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, हम ऐसे भी क्वेश्चन को करा रहे हैं जिस पर हमें थोड़ा सा भी संदेह है कि ये पूछा जा सकता है, उन सभी क्वेश्चन को हम कराएंगे और उनको आपको भी तैयार करना है। ठीक है, क्योंकि आपको अच्छे नंबर यदि पाना है तो सभी को तैयार करना है। ठीक है, तो हम सभी को लेकर चल रहे हैं 90+ जिसका टारगेट है वो तो बिल्कुल इसको तैयार करेंगे। तो सबसे पहले लारेंज बल यहां पर लिखेंगे। अब सबसे पहली बात ये आता है कि लारेंज बल कहते किसे हैं। तो देखिए, हमने कहा था ना कि परिभाषा आपको रटना नहीं है, आप इसको समझिए, समझ जाएंगे तो यूं ही याद हो जाएगा। तो हम समझ लेते हैं। लारेंज बल का मतलब ये है कि मान लेते हैं सपोज डेट ये एक चुंबकीय क्षेत्र है, समझिएगा। सपोज डेट ये एक चुंबकीय क्षेत्र है, मान लेते हैं ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र जो है B। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र को B से दर्शाते हैं। तो मान लेते हैं यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है। अब क्या होता है, इस चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण यहाँ पे आता है। इस चुंबकीय क्षेत्र में मान लेते हैं ये एक आवेशित कण गति करता है। तो जब ये आवेशित कण इस पर क्या करता है, जब ये आवेशित कण यहाँ पर इस तरीके से गति करता है तो इस आवेशित कण पर, जो ये आवेशित कण है, इस कण पर एक बल कार्य करता है। ठीक है, इस आवेशित कण पर एक बल कार्य करता है और इसी बल को हमने कहा लारेंज बल। समझ में आ रहा है लारेंज बल किसे कहते हैं। हमने यही बताया कि एक सामान्य चुंबकीय क्षेत्र है तो उसमें एक आवेशित कण है जो इस चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा। तो जब गति कर रहा है तो इस एक सामान्य चुंबकीय क्षेत्र में जब ये आवेशित कण गति करता है तो इस आवेशित कण पर एक बल कार्य करता है और उस बल को ही हम लारेंज बल कहते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको लारेंज बल का जो परिभाषा है समझ में आ गया होगा। परिभाषा आप क्या बोलेंगे, आप कहेंगे, आप सिंपल में कहिएगा कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में, मतलब आप कहेंगे जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण गति करता है तो उस कण पर एक बल कार्य करता है जिसे हम लारेंज बल कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा। मैं परिभाषा को लिख दे रहा हूं, आप समझ जाएंगे, याद हो जाएगा। तो मैं यही लिख दे रहा हूं, जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण गति करता है तो उस कण पर एक बल कार्य करता है, बल कार्य करता है जिसे हम क्या कहते हैं, उस बल को ही, मतलब जो बल कार्य करता है उस बल को ही हम ऐसे लिख देते हैं, उस बल को लारेंज बल कहते हैं। उस बल को लारेंज बल कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि पहला जो ये टॉपिक है ये आपको समझ में आ गया होगा। लारेंज बल का सिंपल सा डेफिनेशन है कि जब एक सामान्य चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण गति करता है तो उस कण पर एक बल कार्य करता है जिसे लारेंज बल कहते हैं।
तो ये हुआ आपका परिभाषा जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है। देखिए परिभाषा को यदि आप समझे रहेंगे तो आप बहुत तरीके से इन सभी का परिभाषा कर सकते हैं। समझने का डिफरेंट है, यदि आप समझ जाएंगे तो किसी और शब्द से भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परिभाषा को हम बहुत तरीके से कह सकते हैं। अब इसमें एक बात आता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला आप याद रखेंगे। इसका फॉर्मूला मतलब लॉरेंज बल को F से दर्शाते हैं और F इक्वल टू होता है Q V B साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे कि लॉरेंज बल को क्यू बी वी साइन थीटा इसका फॉर्मूला होता है, जहां पर क्यू क्या है, जहां क्यू इक्वल टू है आवेश, जहां भी क्या है विभव कह सकते हैं या विभवांतर भी हम कह सकते हैं, और बी क्या है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, या हम चुंबकीय क्षेत्र भी कह सकते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे के और भी बहुत सारे इस चैप्टर के क्वेश्चन हैं, सबको हम सीक्वेंस में एक एक करके देखेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ठीक है, धैर्य रखिएगा, क्योंकि इस चैप्टर का जब सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख रहे हैं तो पूरा हम डीप में ही देख लेते हैं, जिससे आपको कभी भी दूसरा और कोई वीडियो ना देखना पड़े। इसी वीडियो को देख लेते हैं, आप निश्चिंत हो जाएंगे कि आपका तैयारी पूरा इस चैप्टर का हो गया है। समझ पा रहे हैं? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन को। तो नीचे आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि एम्पीयर का परिपथीय नियम लिखिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, पूरा हमें डीप में इसको अध्ययन करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं। तो ये आपका 5 नंबर में ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से आप समझना है। सबसे पहले तो हमें ये लिखना है एम्पीयर का परिपथीय नियम। एम्पीयर का परिपथीय नियम। अब मैं आपको सबसे पहली बात तो यही बता दूं कि ये सभी टॉपिक हमने बहुत ही पहले ये सब कुछ करा दिया है। पूरा फिजिक्स की, केमिस्ट्री का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब हमने करा दिया है। अब मुझे आशा है कि आप इन सभी को तैयार भी कर लिए होंगे, क्योंकि ये तो VBI मतलब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जिन विद्यार्थियों के एम्पीयर का परिपथीय नियम याद है वो इसको रिवीजन करने के तौर पर आप इसको देख सकते हैं, और जिनको नहीं याद है वो ध्यान से समझेंगे, उनको सब कुछ समझ में आएगा। और नियम ही नहीं, इसके फॉर्मूले को हमें प्रूव भी करना है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं। तो सबसे पहले एम्पीयर का परिपथीय नियम कहते किसे हैं समझ लेते हैं हम। एम्पीयर का परिपथीय नियम में ये बताया गया कि एम्पीयर एक नामक वैज्ञानिक हैं और उन्होंने एक क्या लिया, एक चालक तार लिया। इस प्रकार समझते हैं, उन्होंने एक चालक तार लिया, ठीक है। इस चालक तार में उन्होंने धारा प्रवाहित किया I। ध्यान से आप समझेंगे, एक चालक तार लिया जिसमें I धारा उन्होंने प्रवाहित किया। तो जब उन्होंने I धारा प्रवाहित किया तो उन्होंने देखा कि एक चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चालक के चारों ओर एक क्या होता है, बंद चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। आप कहेंगे सर कैसे? तो देखिए, इनसे भी पहले ऑस्टेन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जब किसी चालक में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ऐसे ही इन्होंने भी जब इसमें चालक में धारा प्रवाहित किया तो इनके भी चारों ओर एक बंद चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, ठीक है। समझ पा रहे हैं इतनी बात? उसके बाद क्या हुआ, जब बंद चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो इन्होंने क्या ले लिया, इन्होंने यहाँ से R दूरी पर एक बिंदु यहाँ पर P लिया, यहाँ पे R दूरी पे एक बिंदु DL लिया, और इस DL बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, B है। इतनी बात आपको समझ में आ गया? हमने केवल यही बताया, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके चारों ओर बंद चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और इस बंद चुंबकीय क्षेत्र से R दूरी पर एक हमने बिंदु ले लिया है, या अल्पांश हमने DL ले लिया है। इस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है जो है B। इतनी ही बात हमने आपको बताया है। अब यहाँ पे केवल इसी फॉर्मूले से हम कर देंगे। एम्पीयर का परिपथीय नियम का ये फॉर्मूला है जो है समाकलन B/dl इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I।
ये इसका फॉर्मूला है। अब देखिए इसी फॉर्मूले से हम इस नियम को आपको याद कराएंगे। देखिए सिंपल सा है, समझेंगे तो याद हो जाएगा। आप कहेंगे क्या कि किसी चालक तार में, ये एक चालक तार है, तो किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन उसमें प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना होता है। समझ में आया हमने क्या बताया आपको? देखिए हमें भी नियम नहीं याद है पर हम समझे हुए हैं तो आपको बता दे रहे हैं। ऐसे ही आपको लिखना है। आप लिखेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार। देखिए ये क्या है, बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, डीएल क्या है, अल्पांश लंबाई है, जो ये अल्पांश लंबाई, और ये बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। म्यू नॉट एक नियतांक है और धारा, ये विद्युत धारा आई है, यही यहाँ प्रवाहित हो रहा है वही। तो यही बात कहा जा रहा है कि किसी चालक में, ध्यान से सुनेंगे, एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन उसमें प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। वैसे तो इन सभी टॉपिक को बहुत ही पहले हमने रिवीजन कराया हुआ है, मतलब पढ़ाया हुआ है, तो ये तो रिवीजन टाइप से मैं चल रहा हूं, फिर भी मैंने 2 बार आपको बोल दिया, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तो आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे ले जाइए, 1-2 बार सुनेंगे, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे ये जो है ये पृष्ठीय समाकलन है, जो मैथ पढ़ते होंगे वो पता होगा। तो मैं यहाँ पे इस नियम को लिख दे रहा हूँ। तो आप लिखेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार, मैं लिख दे रहा हूं इस नियम के अनुसार, आप ये भी लिख सकते हैं इस नियम के अनुसार। ठीक है जी, इस नियम के अनुसार किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन चालक में प्रवाहित धारा के, चालक में प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने नियम लिख दिया है एम्पियर का परिपथीय नियम। देखिए सिंपल सा हमने लिखा है, वही बात हमने लिखा है, यहीं से मैं बोल दे रहा हूँ। एक बार और आप सुन लीजिए और समझ लीजिए। आप कहेंगे जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन उसमें प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, गुणा ही ना है, ये बिंदु का मतलब क्या है, गुणा है, तो म्यू नॉट गुना होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं कि एम्पियर का जो परिपथीय नियम है, इसको फॉर्मूले को प्रूव भी करना होता है। देखिए अगर ये 2 नंबर में पूछ लिया, 2 नंबर में भी पूछा गया है, यदि आपसे 2 नंबर में पूछा गया तो आप इतना लिख देंगे, आपको मिल जाएगा नंबर। परंतु यदि आपसे ये 5 नंबर में पूछता है तो इस फॉर्मूले को आपको प्रूफ करना होगा। यदि ये 3 नंबर में या 5 नंबर में आपसे पूछता है तो इस फॉर्मूले को आपको प्रूफ करना होता है। तो चलिए हम प्रूफ भी कर लेते हैं। ठीक है, क्या दिक्कत है, हम सब कुछ जानेंगे। तो देखिए आप प्रूफ कैसे कर सकते हैं। आपको पता है जब हमने बायो-सेवर्ट का नियम पढ़ाया था, तो बायो-सेवर्ट के नियम हमने पढ़ाया था, तो उसके अनुप्रयोग में हमने बताया था कि चालक से r दूरी पर स्थित अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक हमने फॉर्मूला बताया था। आपको याद है, हमने यह बताया था बायो-सेवर्ट के अनुसार, बायो-सेवर्ट के अनुसार हमने क्या बताया था कि चालक से
r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो जैसे ये चालक है तो इस चालक से r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इसके लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था, आपको याद होगा। ठीक है, तो मैं ये फॉर्मूला लिख दूंगा, B इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई R। ये हमने आपको फॉर्मूला बताया था। तो इसलिए इसका अनुप्रयोग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। अभी हम आगे आपको बताएंगे उन सभी अनुप्रयोग को भी, तो उसमें आपको सब समझ में आएगा। तो ये हमने आपको फॉर्मूला बताया था। अब देखते हैं, समझ लेते हैं। अब जब ये फॉर्मूला, जैसे कि ये चालक तार है, तो चालक तार से r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B इक्वल टू, हमने ये फॉर्मूला आपको बताया था। अब क्या होता है कि हमें इसको प्रूफ करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम लिखेंगे, दोनों पक्षों में म्यू नॉट का नहीं, dl के सापेक्ष समाकलन करने पर, मतलब हम क्या करते हैं कि इन दोनों पक्षों में हम dl के सापेक्ष समाकलन करते हैं। dl मतलब अल्पांश लंबाई के सापेक्ष हम इसका समाकलन करते हैं। तो जब हम ऐसा करेंगे तो समाकलन किन किन को आता है, जो मैथ पढ़ते होंगे उनको आता होगा, नहीं पढ़ते हैं तो समाकलन का हम सब बताएंगे, थोड़ा सा आप डीप में समझेंगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, समाकलन, अब हम इस पक्ष में dl के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो b लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे पहले एक समाकलन का आपको चिन्ह देना होगा इस प्रकार, समाकलन, फिर से b लिख दिया। अब किसके सापेक्ष कर रहे हैं, dl के सापेक्ष, तो dl यहाँ पे इस तरीके से लिख देना है। समझ आ रहे हैं, dl के पास सापेक्ष समाकलन हम कर रहे हैं, तो आगे हम समाकलन का चिन्ह लगाते हैं। उसके बाद इधर भी हम समाकलन करेंगे तो सबसे पहले जो कांस्टेंट होता है, नियत होता है, उसको पहले लिख दिया जाता है। तो ये म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, और 2I बाई R, ये हमने लिख दिया। अब किसके सापेक्ष हम कर रहे हैं, तो dl के सापेक्ष, तो ये ने dl के सापेक्ष इसका समाकलन कर दिया। समझ पा रहे हैं, दोनों ओर हमने dl के सापेक्ष समाकलन किया है। ठीक है, अब समझते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं इसको। अब समझिए कि ये समाकलन है b dl, ये है म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई R। अब ये dl के जगह पर 2 पाई R हम लिख सकते हैं। बताइए, dl के जगह पर हम 2 पाई R लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि इसका अगर हम समाकलन करेंगे तो 2 पाई R होगा। कैसे हो जाएगा, तो देखिए dl क्या है, dl है एक अल्पांश बिंदु या अल्पांश हम लंबाई कह सकते हैं। अल्पांश पृष्ठ एक छोटा सा पृष्ठ है। अब बताइए, ये अब मान लेते हैं सपोज दैट ये अल्पांश एक बिंदु है, इस तरीके से ये हजारों बिंदु, लाखों बिंदु आपस में जुड़े होंगे तब ना एक वृत्त बना होगा। तो वृत्त जो बना है, तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई R ही तो होता है ना। तो उसलिए हम वृत्त की यहाँ पे जब इस तरीके से हजारों बिंदु या लाखों बिंदु आपस में जुड़े होंगे तब ये वृत्त की तरह बना है। तो वृत्त की जो परिधि होती है वो 2 पाई R होता है। अब वृत्त की परिधि हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि समाकलन का मतलब है अल्पांश लंबाइयों का जोड़। इन सभी बिंदुओं का सभी का हम जोड़ेंगे तभी जाकर वो निकलेगा। ठीक है, तभी वो तो उसी का समाकलन होता है। समझ पा रहे हैं, तो इसीलिए अल्पांश लंबाई को समाकलन करते हैं तो 2 पाई R होता है। कैसे आया, तो आप लिख सकते हैं जहां, क्योंकि यहां पे लिख सकते हैं क्योंकि आप कोष्ठ में वृत्त की परिधि, आप ऐसे लिख सकते हैं वृत्त की परिधि। अब वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई R होता है। ये आप लिख सकते हैं साइड में, कोई जरूरी नहीं है, बट मैं आपको समझाने के लिए लिख दिया। अब समझते हैं, एक एक बात को समझिएगा। सबसे पहली बात, यहाँ पे एक R है तो इस R से ये R कैंसिल हो जाएगा। पहला बात आपको समझ में आ गया। दूसरा, इस पाई से ये पाई कैंसिल हो गया। ठीक है जी, समझ गए। अब इस 2 से 2 दूना 4, 2 बार में कटेगा। फिर से इस 2 से ये भी 2 कैंसिल हो गया। तो अब ऊपर क्या बचा, अब हमारे पास केवल बचा समाकलन b dl इक्वल टू म्यू नॉट। यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे I बचा।
यही तो केवल बचा ना। ये आपका प्रूव्ड हो गया। आप देख सकते हैं कि आपका समाकलन बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई होता है, और यहाँ पे भी समाकलन बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई हो गया। तो ये आपका प्रूफ हो गया है। सिंपल सा है, कुछ हार्ड नहीं है, बस आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, पहली बार आप देख रहे होंगे तो थोड़ा सा कठिन लग सकता है, हो सकता है, बट सिंपल सा है, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपके 5 नंबर कंप्लीट हो गया। यदि इतना लिखते हैं आपको फुल 5 नंबर मिल जाएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे के और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उन सभी को हम देख लेते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देख लेते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। तो हमारा ये तीसरा प्रश्न है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान ज्ञात कीजिए। 2017 में, 18 में, 20 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन इन्हीं 2 वर्षों में पूछा गया है। इसके संबंध में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। किसी क्वेश्चन में कह दिया गया है कि म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, और किसी में पूछ दिया गया है कि इसकी बीमीय सूत्र क्या होता है। तो सब कुछ आज के इस वीडियो में ही हम अध्ययन करने वाले हैं। ध्यान से आप समझेंगे, ठीक है, क्योंकि इस पर किसी तरीके से भी घुमा कर कहे तो ये हमें पता चल जाए। देखिए, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का एक फॉर्मूला होता है 1/c², मतलब प्रकाश की चाल के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि इसका मान, यहाँ पे c क्या है, प्रकाश की चाल है, यदि प्रकाश की चाल का मान बढ़ता है तो इन दोनों का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समझ में आ गया इनकी बात। अब आते हैं हम आगे। अब इसका मान हमें ज्ञात करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, और 1/c है तो c प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ होता है। तो ये हम लिख देंगे 3 × 10⁸, और इसका हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। जब हम इसका होल स्क्वायर करते हैं तो एक और बात याद रखेंगे कि होल स्क्वायर केवल इस मान का ही नहीं होगा, बल्कि इनका मात्रक का भी होता है। तो इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, यहीं पर यही बात पर ज्यादातर स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि वो मात्रक का स्क्वायर नहीं करते, बल्कि वो 3 × 10⁸ का ही स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, जिससे मान तो सही आ जाता है, परंतु मात्रक गलती आ जाता है, और मात्रक गलती आने के कारण इस क्वेश्चन उनका ये गलत हो जाता है। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है। ठीक है, c का स्क्वायर है तो इसका मतलब इन दोनों पर, मात्रक पर भी स्क्वायर होगा। अब म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/, आप समझिएगा 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 × 3 = 9 होता है। और ये देखिए स्क्वायर का यदि मतलब 10⁸ है और इसका स्क्वायर है ना, तो क्या होता है, ये दोनों जो होते हैं ये दोनों आपस में गुणा करा लेते हैं, तो 8 × 16। तो इसी प्रकार 10 की पावर ये क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए जब मीटर स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर जब क्या करते हैं, इनका होल स्क्वायर होता है, तो ये सेकेंड स्क्वायर इधर भाग में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर मतलब हो जाएगा, और नीचे ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये बात को आपको याद रखना है, यही बात ज़्यादातर दिक्कत करता है। तो अब आता है म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/, आप याद रखें 1/9 × 10⁻16, और इसका मात्रक याद रखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये बात आप याद रखेंगे। ये क्या हो गया, इसका मान हो गया, ये मात्रक आप याद रखेंगे। यदि आपसे कोई पूछता है कि इसका मात्रक क्या होगा, ठीक है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर। जस्ट इनका अपोजिट हो जाता है, उलट जाता है। ठीक है, उसके बाद बीमा मतलब बीमीय सूत्र क्या होता है, तो बीमीय सूत्र याद रखेंगे m0 L2 T m0, ये ऊपर जाएगा ना, -t हो जाएगा, और ये T2 हो जाएगा। ये बात आप याद रखेंगे, m0 L-2 T2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये बीमीय सूत्र कैसे निकाला जाता है, तो इस पर हमने पर्सनली क्लास 11th में हमने वीडियो बना दिया है, क्लास 11th को लिए। तो मैं यही कहूँगा, उन सभी में ये सिलेबस है, मात्रक एवं मापांक चैप्टर, तो आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं।
जैसे या तो आप ऐसे लिख दीजिएगा कि बीमीय सूत्र निकालना सीखे ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च करेंगे यूट्यूब पर, हमारी वीडियो आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से इनका पढ़ाई आप अच्छे से कर सकते हैं कि कैसे ये सब कुछ निकाला जाता है। तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया। और भी इसमें छोटे छोटे टॉपिक हैं, उन सभी को देख लेते हैं। ये 3 नंबर प्रश्न था, चौथा प्रश्न हम समझ लेते हैं। चौथा प्रश्न है कि एक धारामापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि एक धारामापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका सिंपल सा है। ये क्वेश्चन शायद 1 या 2 नंबर में पूछा गया है। किस वर्ष पूछा गया है? 2014 में, 17 में और फिर से 22 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यदि धारामापी को आपको वोल्ट मीटर में चेंज करना है तो कुछ नहीं करते हैं। जो धारामापी है ना, धारामापी, ठीक है, मतलब जो धारामापी है इसको हम उच्च प्रतिरोध वाले से जोड़ देते हैं। मतलब जो धारामापी है इसको हम उच्च प्रतिरोध, मतलब जिसका प्रतिरोध अधिक है तो उच्च प्रतिरोध के साथ हम जोड़ देते हैं। तो ये धारामापी, मतलब हम इसको उच्च प्रतिरोध के साथ, उच्च प्रतिरोध के साथ हम जब इसको धारामापी को जोड़ते हैं तो ये जो धारामापी है ये किसमें? वोल्ट मीटर में चेंज हो जाता है। आपको समझ में आया? जब ये धारामापी को हम उच्च प्रतिरोध के साथ जोड़ देते हैं तो ये जो धारामापी है वो अब धारामापी नहीं रहता बल्कि चेंज हो जाता है वोल्ट मीटर में। ठीक है, और कैसे ये चेंज होता है? ये विद्युत आवेश तथा विद्युत धारा एक चैप्टर है क्लास 12th में, आप उसको सीक्वेंस में उस चैप्टर को जितने भी हमने टॉपिक कराए हुए हैं उन सभी को पढ़िएगा, आपको इन सभी का बारे में मिल जाएगा। ठीक है, या धारामापी, आप केवल धारामापी का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें भी हम सब कुछ डिस्कस किए हुए हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो अभी आप लिख सकते हैं 2 नंबर में ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा गया है कि एक धारामापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो इसको सिंपल में आप लिख सकते हैं कि धारामापी को उच्च प्रतिरोध के साथ जोड़ने पर धारामापी वोल्ट मीटर में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ वही बात को, इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसलिए आप लिख सकते हैं धारामापी को उच्च प्रतिरोध के साथ जोड़ने पर धारामापी वोल्ट मीटर में परिवर्तित हो जाता है। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि धारामापी को बस केवल हम उच्च प्रतिरोध के साथ जोड़ेंगे तो ये जो धारामापी है ये वोल्ट मीटर में क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और भी जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में, 1-1 नंबर में ये क्वेश्चन छोटे नंबर में जैसे 2 नंबर 3 नंबर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को हम देख लेते हैं। उसके बाद हम आगे 5 नंबर वाले क्वेश्चन को देखेंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है जो कि चुंबकीय बल रेखाएं एवं विद्युत बल रेखाओं में अंतर लिखिए। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए चुंबकीय बल रेखाएं और विद्युत बल रेखाओं में क्या डिफरेंट होता है? तो डिफरेंट इन दोनों में मुख्यतः एक ही होता है। वो क्या होता है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ध्यान से समझेंगे, जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, चुंबकीय बल रेखाएं ये कैसी होती हैं? जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो एक बंद वक्र बनाती हैं। ठीक है, इनका जो वक्र होता है वो बंद वक्र होता है। ठीक है, ये बंद वक्र बनाती हैं। जबकि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं, विद्युत बल रेखाएं होती हैं यह खुला वक्र बनाती हैं।
समझ में आ रहा है? यही इन दोनों में मुख्यतः डिफरेंट यही होता है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो बंद वक्र बनाती हैं और जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो खुला वक्र बनाती हैं। और इसका कारण ये है ना कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हुए, ठीक है, तो चुंबक जो होता है, ध्यान से आप समझेंगे, जो चुंबक होता है तो चुंबक के दो ध्रुव होते हैं कि नहीं। ये सपोज एक चुंबक है तो इसका N और S ये दो ध्रुव हैं इसके, तो चुंबक के ध्रुवों को हम विलगित नहीं कर सकते। मतलब चुंबक के ध्रुवों को यदि हम तोड़ते हैं तो इनको अलग हम नहीं कर सकते। यदि मान लेते हैं इस चुंबक को हमने ऐसे तोड़ दिया तो फिर से एक ये भाग मिलेगा और फिर से एक ये वाला भाग मिलेगा, तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी फिर से N भी होगा और S भी होगा, इसमें भी N और S होगा। समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब ये होगा कि चुंबक के जो ध्रुव होते हैं उनको हम विलगित नहीं कर सकते, उनको हम अलग नहीं कर सकते। जबकि विद्युत बल रेखाओं की रेखाएं जो होती हैं इसमें जो आवेश होते हैं, ठीक है, मतलब जैसे आवेश दो प्रकार के ना होते हैं, एक होता है धनात्मक आवेश और एक होता है ऋणात्मक आवेश या ऋणावेश भी हम कह सकते हैं। एक को धनावेश एक को ऋणावेश। देखिए चुंबक के कारण चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं और धनात्मक और ऋणात्मक मतलब आवेशों के कारण विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। तो देखिए चुंबक के जो ध्रुव हैं इनको हम विलगित नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, परंतु विद्युत बल रेखाओं में जो आवेश होती हैं, क्योंकि जो आवेश इसमें होते हैं ना, धनावेश और ऋणावेश को हम विलगित कर सकते हैं। ये अलग अलग अवस्थाओं में रह सकती हैं। तो इसीलिए ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं ये खुला वक्र बनाती हैं। इनकी जो क्या है ध्रुव हैं ये अलग नहीं रह सकते, इसलिए बंद वक्र बनाती हैं। समझ में आ गया? यही मुख्यतः डिफरेंट है। तो वही बात हमने इसमें लिखा हुआ है कि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं, जबकि विद्युत बल रेखाएं किसी ऐसे नहीं, जबकि यहाँ पे देखिए लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, जबकि विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं। इसका मुख्य कारण है चुंबक के ध्रुवों का विलगित न होना। चुंबक के जो ध्रुव हैं वो विलगित नहीं होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं, जबकि किसी धनावेश तथा ऋणावेश विलगित अवस्था में रह सकते हैं। मतलब जबकि कोई भी, यहाँ पे कोई हम लिख सकते हैं, कोई भी धनावेश और ऋणावेश विलगित अवस्था में रह सकते हैं। कोई भी धनावेश और ऋणावेश क्या होते हैं, विलगित अवस्था में अलग अलग रह सकते हैं। ये आप कारण लिख देंगे, मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। अगर कुछ न याद है तो केवल इतना ही लिख दीजिएगा, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं, जबकि चुंबकीय विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं। इतना भी लिख देंगे तो आपको फुल नंबर मिलेगा। पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं तो हम करेंगे, समझ रहे हैं ना? तो ऐसे ही आपको भी कर देना है। पांचवा समझ गए। छठा पे आते हैं। छठा कह रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, देखिए क्षेत्र कह दे या बल कह दे, दोनों को हम एक ही लेके चलेंगे, ठीक है। कभी कभी घुमाने के लिए चुंबकीय बल रेखाएं नहीं कहकर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र में जो रेखा निकलेगी उस रेखा को ही तो चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं ना। तो ये क्वेश्चन घुमाने का तरीका है। तो समझिएगा, चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। समझाइए, मतलब ये कहा गया कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, एक दूसरे को काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती हैं इसको आपको बताना है। अब यहाँ पे कह रहा है ना कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित मतलब होता है काटना, तो काटती नहीं है। अब समझाइए, तो हमें ये बताना है कि क्यों ये एक दूसरे को काटती नहीं है। तो समझ लेते हैं, थोड़ा सा पहले हम समझाएंगे, समझ जाएंगे तो याद हो जाएगा। देखिए सपोज डेट यहाँ पे कह रहे हैं ना कि प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, मतलब काटती नहीं है, तो हमें पहले ये मानना होगा कि ये दोनों एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है, तभी हम प्रूफ कर पाएंगे कि ये दोनों नहीं काटती हैं। तो देखिए सपोज डेट मान लेते हैं ये एक चुंबकीय बल रेखाएं हैं, और सपोज डेट ये एक चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ये दोनों एक दूसरे को काट रही हैं। तो यहाँ पर इनका कटान बिंदु क्या है, इनका कटान बिंदु है ये, ठीक है, इनका ये कटान बिंदु है। तो कटान बिंदु पर हम खींचा गया एक हम स्पर्शी रेखा खींचेंगे। जैसे ये कटान बिंदु है तो इससे होकर हम एक स्पर्शी रेखा खींचेंगे, ये हो गया इसका स्पर्शी रेखा, ठीक है। इस रेखा के लिए, अब ये जो इस रेखा के लिए इसकी स्पर्शी रेखा इस दिशा में होगी, समझ पा रहे हैं, एक स्पर्शी रेखा इस दिशा में, एक स्पर्शी रेखा इस दिशा में।
और हम गणितीय अवधारणा से हम जानते हैं, गणितीय मेथड से हम जानते हैं, क्या बात जानते हैं कि कोई भी कटान बिंदु पर, कोई भी कटान बिंदु है उस पर केवल हम एक ही स्पर्शी रेखा खींच सकते हैं। कोई भी कटान बिंदु हो उस पर क्या, एक ही स्पर्शी रेखा खींची जा सकती है। इसलिए यह कहना गलत होगा कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, क्योंकि अगर प्रतिच्छेदित करती हैं तो यहाँ पे दो क्या होगा, स्पर्शी रेखा खींचना होगा, और दो स्पर्शी रेखा हम एक बिंदु पर खींच ही नहीं सकते, और नहीं खींच सकते तो इसका मतलब ये गलत कह रहा है, काटती नहीं है। समझ पा रहे हैं ना क्या कहा जा रहा है, पूरा डीप में यहाँ पे बताया जा रहा है। अगर नहीं समझ में आए तो कम से कम इतना समझ जाइएगा, ठीक है, जो हमने यहाँ पे लिखा है, हमने लिखा है यदि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो कटान बिंदु पर दो स्पर्शी रेखा खींची जाएगी। ठीक है, मतलब यदि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, काटती हैं, तो कटान बिंदु पर दो स्पर्शी रेखा खींची जाएंगी। ठीक है, खींची जाएंगी। गणितीय अवधारणा से हम जानते हैं कि किसी बिंदु पर केवल एक ही स्पर्शी रेखा खींची जा सकती है, अतः यह कहना असत्य होगा कि चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। मतलब चुंबकीय, यह कहना असत्य है, गलत है कि चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं करती। समझ में आ गया, आप इसको लिख लेंगे। आते हैं अगले पर, अगला है संट। तो संट से क्या अभिप्राय है, 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में ही पूछा गया है। संट का सिंपल सा देखिए कुछ नहीं, ये आप समझ जाएंगे, ऐसे याद हो जाएगा। संट मतलब होता है ना, संट क्या है, कम प्रतिरोध, कम प्रतिरोध का एक चालक तार होता है। ठीक है, जिसे धारामापी के कुंडली के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। मतलब संट क्या है, एक चालक तार ही है, परंतु कम प्रतिरोध वाला चालक तार है, जिसको हम धारामापी के साथ जोड़ेंगे परंतु समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे अगर फिगर से मैं समझाऊं तो सपोज डेट ये एक चालक तार है, समझ गए। अब इस चालक तार में यहाँ पर सपोज डेट हमने एक धारामापी लगा दिया, गैल्वेनोमीटर जो है जी, समझ पा रहे हैं। तो इसमें हम मान लेते हैं आई धारा हमने प्रवाहित किया। अब हमने क्या बताया कि जो संट होता है वो कम प्रतिरोध का एक चालक तार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक हम इस तरीके से जोड़ देते हैं, और यहाँ पे एक ये जो आपको दिखाई दे रहा है यही है एस मतलब यही है संट। ठीक है, तो अगर आप देखते हैं ये धारा, यहाँ पे भी आई धारा लिख लेंगे, मतलब ये यहाँ से गया, यहाँ से निकल गया। हमने क्या बताया कि जो संट होता है वो कम प्रतिरोध वाला एक चालक तार होता है, जिसे हम जो धारामापी की कुंडली होती है उससे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। देख रहे हैं धारामापी की ये कुंडली है और इसके साथ हम समांतर क्रम में इसको जोड़े हुए हैं। इससे क्या होता है, इससे जो परिपथ होता है, ये चालक तार होता है, वो सुरक्षित होता है। संट का हम उपयोग वहीं पे करते हैं, जैसे कोई चालक तार है उसको सुरक्षित रखना है, बचाना है, तो उसके लिए हम संट का उपयोग करते हैं। सिंपल सा परिभाषा समझ गए होंगे कि संट कम प्रतिरोध का एक चालक तार होता है, जिसे धारामापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये हुआ आपका ये 3 प्रश्न जो कि आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, मुझे लगता है कि आपको याद हो गए होंगे। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहली बात तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और भी बहुत सारे आपके 3 नंबर 5 नंबर वाले सब क्वेश्चन हैं, उन सभी को भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। तो ये न्यूमेरिकल 2023 के क्वेश्चन में, 23 के बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है। ध्यान से हम समझेंगे क्योंकि ये न्यूमेरिकल आपसे 5-5 नंबर में पूछे गए हैं, तो ध्यान से आप समझिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन 9 × 10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर की तीव्रता से चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग से चक्कर लगा रहा है, तो वृत्ताकार मार्ग की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा समझिएगा। सबसे पहली बात तो हमने आपको बताया था न्यूमेरिकल का सीरीज जो चल रहा है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि इसमें एक ही न्यूमेरिकल पूछा गया है, बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, वो सब हम न्यूमेरिकल के सीरीज में भी करा रहे हैं। इसमें भी मुझे जो लग रहा है कि हाँ इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, वो मैं इस सीरीज में करा रहा हूँ चैप्टर वाइज में, ठीक है। अदरवाइज न्यूमेरिकल का सीरीज फिजिक्स और केमिस्ट्री का चल रहा है, वो जब न्यूमेरिकल का वीडियो आए तो उसमें आप देखिएगा, केवल आपको न्यूमेरिकल ही बताया जा रहा है, ठीक है।
तो न्यूमेरिकल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो न्यूमेरिकल को जरूर आप पढ़िएगा। मैं खास कर कहना चाहता हूँ नंबर आपका कहीं कम नहीं होगा, कम अगर होना होगा तो होगा कहाँ, न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल आपसे छूट सकता है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट मैंने देखा है, अक्सर स्टूडेंट न्यूमेरिकल ही छोड़कर आते हैं। न्यूमेरिकल उनको समझ में नहीं आता ही नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंट हो जाता है, नहीं तो मैं तो न्यूमेरिकल कर लेता हूँ, ठीक है। अब वहाँ पे जब न्यूमेरिकल आता है तो उनको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है, न्यूमेरिकल पर विशेषकर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप जाइए इस वीडियो को देखने के पश्चात डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मिलेगा लिंक क्लास 12 फिजिक्स न्यूमेरिकल, एक मिलेगा केमिस्ट्री न्यूमेरिकल का वीडियो। तो उस लिंक पे क्लिक करेंगे, चैप्टर वाइज आपको सभी मतलब जो भी अभी तक न्यूमेरिकल का वीडियो लाया है वो सब आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो उनकी पढ़ाई आप ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने आपसे कहा था कि जब भी आपको न्यूमेरिकल दे, इसमें क्वेश्चन में सबसे पहला आपका टारगेट ये होना चाहिए कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या कहा गया है। हमसे कहा गया है तो वृत्ताकार मार्ग की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ठीक है। वृत्ताकार मार्ग की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तीव्रता नहीं है, त्रिज्या है, वही तो हम कह रहे हैं ना, त्रिज्या। मुझे भी कंफ्यूजन हो गया था कि नहीं त्रिज्या नहीं, तीव्रता नहीं, त्रिज्या पूछा गया है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है वृत्त मार्ग की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, मतलब रेडियस इसका ज्ञात करना है, ठीक है। अब हम समझ लिए कि सबसे पहली बात तो हमें ये पता चल गया कि वृत्ताकार मार्ग की हमसे क्या पूछा जा रहा है, त्रिज्या का मान पूछा जा रहा है, मतलब हमसे r का मान पूछा जा रहा है। अब हमारा दूसरा हमने कहा था कि आपको जो मान दिया हो उसको सबसे पहले दिया है करके लिखा जाता है। तो चलिए हम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल, हम लिखेंगे दिया है। अब क्या क्या दिया है, यहाँ पे दिया है 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा, एक इलेक्ट्रॉन इतने तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा है। मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी ऊर्जा इतनी है, ठीक है ना, तो वो गति कर रहा है। तो इसका मतलब ये ऊर्जा मतलब गति कर रहा है, इसका मतलब ये किसका मान दिया है, ये दिया है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा का मान दिया है। तो हम लिखेंगे गतिज ऊर्जा, मतलब के का मान दिया है, वो कितना दिया है 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दिया है ना, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। तो ये बात आपको याद रखना है। अब आते हैं हम आगे। दूसरा करें एक इलेक्ट्रॉन इतने वेबर प्रति मीटर स्क्वायर की तीव्रता से गति चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है। तो देखिए अंत में आप देखेंगे तीव्रता कह रहा है, तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ये दिया है। तो वो हम लिख देते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को B से हम दर्शाते हैं। अब B इक्वल टू चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू क्या होता है 9 × 10⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये दिया है, ये भी हमने लिख दिया। उसके बाद अब सिंपल में हमें कह गया कि त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसके लिए हमें कुछ चीजें हैं जो पता होनी चाहिए, वो क्या है वो मैं लिख दे रहा हूं। इसके लिए आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब बताइए एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। अब जिनको नहीं पता होगा वो कैसे इस न्यूमेरिकल को कर पाएंगे, ठीक है। तो याद रखना है, मैंने ये सब कुछ बताया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9 × 10⁻³ किलोग्राम होता है, केजी होता है। ये बात आप याद रखेंगे। उसके बाद आपको जरूरत ये पड़ेगी कि एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो याद रखेंगे ये किसका मान है, ये एक इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान है ना, तो द्रव्यमान को हम m से दर्शाते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, अब हम सोच सकते हैं। अब हमारा दूसरा है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो ये बात आप याद रखेंगे 1.6 × 10⁻19 कूलाम का क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। ये दो बातें आपको, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब क्यों हमें ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि चूंकि हम
जानते हैं। अब हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या। मार्ग की त्रिज्या जो होता है r इक्वल टू रूट में 2mk/EB। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है r इक्वल टू रूट में 2mk, मतलब रूट में 2mk/EB। ये फॉर्मूला होता है। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे m क्या है? देखिए ये तो है वृत्तमार्ग मार्ग की त्रिज्या जो है r, यहाँ पे m जो है m ही है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है ये। फिर से k क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। उसके बाद E क्या है? तो E है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो E है। B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। अब सभी मानों को हम पुटअप करते हैं, समझिएगा। अब पुटअप हम इसमें करते हैं तो एक बात R है तो R हमने लिख दिया। उसके बाद रूट में, अब समझिएगा थोड़ी सी बात, रूट में 2 हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे m का मान कह रहा है, m का मान 9 × 10⁻⁻31 होता है, ये हमने लिख दिया। k का मान काइनेटिक एनर्जी कह रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। काइनेटिक एनर्जी का मान यहाँ पे हम सिंपल में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में न दिया है, तो इसको हम जूल में चेंज करेंगे। गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है ना, तो इसको हम जूल में चेंज करेंगे। तो जूल में हम कैसे चेंज कर सकते हैं? जूल में चेंज कैसे कर सकते हैं? याद रखेंगे ये 45 है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब जूल में चेंज करना होता है तो 1.6 × 10⁻⁻19 से हम क्या करते हैं? गुणा कराते हैं। ये बात आप याद रखेंगे। 1.6 × 10⁻⁻19 से गुणा कराते हैं तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो जूल में चेंज हो जाता है। मतलब इसका मान क्या हो गया? ये हो गया। समझ पा रहे हैं? तो हम अब यही मान हम रखते हैं यहाँ पे हम रखेंगे 45। उसके बाद 45 के बाद 1.6 × 10⁻⁻19। समझ पा रहे हैं? ये हमने लिख दिया। उसके बाद अब हम नीचे फिर से जाएंगे, ये बटा का चिन्ह दे दिया। उसके बाद E है तो एक इलेक्ट्रॉन पर, मतलब E का मान हुए 1.6 × 10⁻⁻19, ये हमने लिख दिया। उसके बाद B का जो मान है, B का मान क्या है? 9 × 10⁻⁻5, ये हमने लिख दिया। समझ पा रहे हैं? एक एक बात को आपको समझ में आ रहा है ना? पता नहीं, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि शायद आपको समझ में भी आ भी रहा है या नहीं। इतना मेहनत किया जा रहा है आप ही के लिए, और यदि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो बहुत दुख भी होता है, ठीक है ना? तो समझ में आना चाहिए। यदि नहीं आ रहा होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं थोड़ा सा अगर तेज़ भी चल रहा हूँ तो भी बताइएगा, थोड़ा सा स्लो बोलूँगा, ठीक है? बट मुझे लगता है कि ठीक है, चल रहा है, ठीक है। इतना धीरे भी चलेंगे तो आपके भी टाइम लॉस होगा, ठीक है ना? समझ पा रहे होंगे। बेसिक तो हम तो छोटी छोटी बातों को भी बताते हैं आपको, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? 9 दूना 18, इसको हम पहले गुणा करा लेते हैं, समझिएगा। यही सब बेसिक चीज़ें हैं, यही नहीं समझेंगे तो गलत हो जाएगा। 9 दूना 18 है तो 18 हमने लिख दिया। उसके बाद 45 में हम इसका 1.6 का गुणा कराएंगे ना, तो ये 72 हो जाएगा, ठीक है? आप गुणा करा कर देख लीजिएगा। 45 में अगर 1.6 से गुणा कराएंगे तो 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा, ठीक है? गुणा करा सकते हैं, सिंपल सा गुणा है, करा लेंगे। उसके बाद देखिए, सबसे पहले हम इन दोनों को करा दिए तो 18 आ गया, इन दोनों को करा दिए 72 आ गया। अब 10⁻⁻31 है और 10⁻- क्या है? 10⁻31 और यहाँ पे क्या है? 19 है। तो इन दोनों को हम देखते हैं। देखिए ये 10 है। जब हर समान होता है तो घातों को जोड़ लेते हैं। तो ये 31 है और ये 19 है, दोनों आपस में जुड़ेंगे तो ये 10⁻⁻15 हो जाएगा कि नहीं? 10⁻⁻50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो ये बात हो गया। अब समझिएगा, अब देखिए, अब हम क्या इसमें कर सकते हैं? अब 9 का अगर हम इसमें गुणा कराते हैं, ठीक है? हाँ, अगर 9 का अगर हम गुणा कराएं, देख लीजिए,
1.6 है, 9 का अगर हम गुणा कराते हैं तो 9 का 9 9 18 29 27 9 चौको 36 9 45 9 छक्के 54, तो 4 हो जाएगा हासिल 5 और 9 एकम में 9 और 9 5 कितना होता है 14 होता है, तो मतलब 14.4 आ जाएगा, आएगा ना 14.4। तो ये इन दोनों का अगर हम गुणा कराते हैं तो 14.4 आ जाएगा। इन दोनों का अगर हम देखें तो हर समान है घातों को जोड़ लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10 टू द पावर 19 और 5 -24 आ जाएगा। ठीक है जी, इतना तो हो गया। अब आगे हम क्या कर सकते हैं, अब यहीं पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि ये रूट है ना, रूट से हमें बाहर निकलना है। कैसे हम निकल सकते हैं, देखिए हम क्या कर सकते हैं, यही सब चीज़ें हैं, थोड़ा सा समझना पड़ता है। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसको ये 18 है तो 18 हम लिख देते हैं। अब 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 72 को हम 2 गुणे 36 लिख सकते हैं। बताइए 72 को हम 2 गुणे 36 लिख सकते हैं ना, 36 दूना 72 होता है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं 2 गुणे 36। और फिर से ये 10 टू द पावर क्या है 50 है, तो 10 टू द पावर हमने क्या लिख दिया -50 लिख दिया। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब समझते हैं, ये मेन बटा है। अब देखिएगा ये 14.4 है और ये 10 टू द पावर -24 है। इतना हो गया। अब समझिए ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि अब हम देख रहे हैं 18 दूना 36 होता है, ठीक है। तो ये 36 हमने लिख दिया, फिर से एक 36 है तो ये 36। अब 10 टू द पावर 15 है तो इसको हम चाहें तो 10 टू द पावर -25 और गुणे 10 टू द पावर -25 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हर समान है तो घातों को जोड़ लेंगे, वही बात आ जाएगी, 25 25 50 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं, देखिए काम हो गया। 14.4 गुणे 10 टू पावर 24। अब समझिए हम जानते हैं कि रूट में यदि 2 समान हो, ठीक है, तो वो बाहर निकल जाते हैं। ये दोनों इक्वल है तो एक बाहर इसमें से निकल जाएगा, इन दोनों में से भी एक बाहर निकल जाएगा, कॉमन है तो अब निकल जाएंगे। तो यहाँ से हमारा r का जो मान आया ये 36 बाहर निकलेगा, फिर से इन दोनों में से निकलेंगे तो 10 टू पावर -25 निकल जाएगा बाहर। ये 14.4 है ही गुणे ये 10 टू पावर -24 है ही, ठीक है। इतना है, आगे हम हल कर लेते हैं। और अब समझिएगा यहाँ पे क्या हो सकता है, r इक्वल टू ये 36 है, ठीक है। अब समझिएगा ये 10 टू द पावर 36 गुणे 10 टू द पावर -25 है, ठीक है। और ये अगर माइनस में है, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा कि नहीं, 10 टू पावर -24 है, ऊपर जाएगा तो +24 हो जाएगा। आपको दिखाई दे रहा है ना, मैं थोड़ा सा इधर से ही कर दे रहा हूँ, ठीक है, नहीं दिखाई देगा दिक्कत हो जाएगा। देखिए r इक्वल टू ये 36 गुणे 10 टू द पावर -25 है, 25 है। और ये वाला अगर ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर माइनस नीचे है तो ऊपर जाएगा तो 24 हो जाएगा। -10 टू पावर -24 है, ऊपर जाएगा तो +24 हो जाएगा, तो ये 24 हो गया। और नीचे क्या बचा 14.4 बचा, ये हमने लिख दिया। ऐसा हमने इसलिए किया कि अब समझिएगा, ये देखिए 10 के पावर 25 है -25, 10 के पावर ये क्या है 24 है। तो अगर हम हर समान है घातों को जोड़ेंगे तो घातों को जोड़ लेंगे तो 36 इसका एक अधिक है, ठीक है, ये माइनस वाला अधिक है तो 10 टू द पावर -1 आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। और ये 14.4 है कि नहीं। अब समझिएगा r इक्वल टू, इतना इजी नहीं है, अब समझिए 36 हो गया और ये 10 के पावर -1 है, अगर इसको हम नीचे लाते हैं तो प्लस में 1 हो जाएगा, तो 36 और 14.4 गुणे ये 10 के पावर यहाँ पे 1 आ जाएगा। ऊपर -1 था, नीचे आएगा तो +1 हो जाएगा। अब 1 का तो कोई मतलब है नहीं, तो इसका मतलब ये 10 है। तो 10 में अगर 14.4 से गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से r का जो मान आएगा वो 36/144 आएगा। अब हम जानते हैं 36 एकम में 36 और 36 चौको 144 होता है, ठीक है। तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा।
तो ये आपका आंसर हो गया। समझ पा रहे हैं? मतलब यहाँ पे वृत्ताकार मार्ग की जो त्रिज्या हो जाएगी 1/4 हो जाएगा। तो ये हुआ आपका आंसर। देखिए कितना बड़ा है, थोड़ा सा समझेंगे तभी जाकर आ पाएगा। अब इनको कुछ मान नहीं पता होगा, कुछ चीज़ें हैं जो गुणा भाग अगर नहीं पता होगा तो शायद आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसको जितना ज़्यादा हो सके आप उतना प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस पर ही निर्भर है न्यूमेरिकल आपका, क्योंकि बिना प्रैक्टिस किए कोई भी न्यूमेरिकल नहीं लगा सकता। ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, अलग अलग क्वेश्चन को देखेंगे तो उसमें अलग अलग चीज़ें आपको हर क्वेश्चन में एक अलग चीज़ें आपको क्या मिलेगी, सीखने को मिलेगी। तो मैं यही कहूँगा जितना हो सके उतना आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो समझ गए होंगे, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो को समाप्त करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट। आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब आते हैं हम अपने 8वें प्रश्न पे। तो ये है हमारा 8वां प्रश्न, जो 2014 में, 15 में, 17 में, 18 में और 22 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र तथा इसका एसआई मात्रक लिखिए। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, पूरा आपको डीप में इन सभी पर डिस्कस कर लेना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो देखिए सिंपल सा है। सबसे पहली बात तो हम देखेंगे, पहले हेडिंग आपको डालना है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सबसे पहले आपको परिभाषा लिखना है। कुछ स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि जैसे ये क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा गया है, तो 3 नंबर में क्वेश्चन पूछता है तो कह दिया ना सूत्र और इसकी एसआई मात्रक लिखिए। तो सिंपल से लिख देंगे कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र, और उसके बाद सूत्र लिख देंगे, उसके बाद मात्रक लिख देंगे और चले आएंगे। तो ऐसे आपको 3 नंबर नहीं मिलेंगे, पूरा आपको डीप में डिस्कस करना होगा। कभी कभी कह देता है कि संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए, अब 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो क्या आपको छोटे में टिप्पणी लिख देंगे तो 4 लाइन 5 लाइन में तो आपको मिल जाएगा 5 नंबर? ऐसा नहीं है, आपको 1-2 पेज, 1 पेज तो कम से कम लिखना ही है, तब ना 5 नंबर आपको मिलेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा समझा जाता है कि नंबर अगर दिया जा रहा है तो उतना हमको लिखना भी है। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का परिभाषा पहले देना होता है। डेफिनेशन हम इसका सिंपल वे में कर देते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे सबसे पहली बात कि चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है तो हम समझ लेते हैं। देखिए पूरा हमने ऐसे तो डीप में डिस्कस किया हुआ है। मान लेते हैं एक चुंबक है और ये चुंबक का 2 ध्रुव है N और S। ये चुंबक है, चुंबक का 2 ध्रुव है N और S, और इन दोनों ध्रुवों की जो बीच की दूरी है, इन ध्रुवों के बीच की जो दूरी है वो 2L है। ठीक है, समझ में आ गया कि 2 ध्रुव हैं N और S, इनकी बीच की दूरी 2L है। अब मैं आपको सिंपल में कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो बना निकाय है ना, इस निकाय को ही हम चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। समझ गए? तो ये बात आप याद रखेंगे, ये जो बना निकाय है इसे हम चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, परिभाषा मैं नहीं बता रहा हूं, सिंपल सा समझ जाइए। चुंबकीय द्विध्रुव किसे कहते हैं? ये चुंबक है जिसके 2 ध्रुव हैं, इन दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी यदि 2L है तो ये जो बना निकाय है ये चुंबकीय द्विध्रुव कहलाएगा। अब यहाँ पे ये बताया जाता है कि चुंबकीय द्विध्रुव में से, ये चुंबकीय द्विध्रुव है तो ये यहाँ पे 2 ध्रुव है कि नहीं, तो चुंबकीय द्विध्रुव में से कोई भी एक ध्रुव, मान लेते हैं या तो आप ये ले ले या तो आप ये ले ले, किसी भी एक ध्रुव, मान लेते हैं कोई भी एक ध्रुव हो, तो एक ध्रुव को हम स्मॉल m से दर्शा देते हैं। स्मॉल m का मतलब चाहे ये हो या चाहे ये हो, तो कोई भी एक ध्रुव तथा इन दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, इन दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं? हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मतलब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m कहते हैं। m को हम कैपिटल M से लिखते हैं। मतलब आपको समझ में आया हमने क्या बताया? हमने यही बताया कि चुंबकीय द्विध्रुव के कोई भी एक ध्रुव तथा इन दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। समझ रहे हैं ना? m क्या है? इन दोनों ध्रुवों में से कोई भी एक ध्रुव है और इन दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी है जो है 2L। तो हम यही कह रहे हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव में, कह रहे हैं चुंबकीय द्विध्रुव में कोई भी एक ध्रुव तथा इन दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं।
तो मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, इन सभी पर हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो हम परिभाषा लिखेंगे यही कि चुंबकीय द्विध्रुव के किसी एक ध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव के किसी एक ध्रुव तथा दोनों ध्रुवों के बीच के दूरी के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पे कहा गया चुंबकीय द्विध्रुव के किसी एक ध्रुव, कोई भी एक ध्रुव तथा दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ये फिगर आपको बना लेना है, ठीक है, अनिवार्य है। उसके बाद यहाँ पे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को m से दर्शाते हैं। m इक्वल टू आपको लिख देना है 2ml। ये स्मॉल m है, ये बात आप याद रखेंगे। ये 2lm भी हम लिख सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है, 2ml हमने लिख दिया। ठीक है, 2l क्या है? ये 2l है, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी। m क्या है? इन दोनों में से कोई भी एक ध्रुव, या तो नॉर्थ हो या तो साउथ हो। ये बात आप समझ गए। अब आता है कि इसका क्या होता है, सूत्र भी हमने देख लिया, SI मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो इस पर हम बात कर लेते हैं। SI मात्रक, हाँ, तो इसका SI मात्रक आप याद रखेंगे, इसका होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका SI मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। और इसमें एक और चीज आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सी राशि है। तो ये कौन सी राशि है, तो ये याद रखेंगे आप, अदिश राशि है। ठीक है, तो ये दो बात आप याद रखेंगे कि मात्रक कौन सा है, मात्रक एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होता है, और राशि कौन सी, अदिश राशि होता है। तो मैं आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसके बाद और भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो न्यूमेरिकल है, उन सभी को हम देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं अपने 10वें प्रश्न को। तो ये हमारा 10th प्रश्न है, जो है बायो सेवर्ट का नियम समझाइए। 2014 में, 16 में, 19 में, 20 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम समझ लेते हैं कि बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको ध्यान से आप समझेंगे, आपको याद हो जाएगा इसी वीडियो में। अगर इसको रट कर याद करते हैं तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बड़ा सा है ये। ठीक है, तो एक एक चीज को समझते जाइएगा, उसके बाद नोट्स में मैं यहाँ पे लिखते जाऊंगा, आप लिखते भी चलिएगा। तो देखिए, सबसे पहली बात, तो बायो सेवर्ट 2 वैज्ञानिक थे, एक है बायो, एक है सेवर्ट। बायो और सेवर्ट 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर क्या किया, एक प्रयोग किया। और उस प्रयोग में इन्होंने ये बताया कि कोई भी धारावाही चालक है, तो उस धारावाही चालक पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक सूत्र इन्होंने दिया है। समझ में आया हमने क्या बताया? समझिएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं। सबसे पहली बात आप लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट का नियम, इसमें बहुत ज़्यादा लिखने वाला है, पूरा समझकर और लिखने ही वाला है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि याद करेंगे मुश्किल हो जाएगा। समझिएगा, वैसे तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको याद होगा, याद है तो रिवीजन के लिए आप देख लीजिए। समझ पा रहे हैं? तो देखिए, बायो और सेवर्ट, बायो तथा सेवर्ट 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर एक प्रयोग किया, जिसमें
जिसमें इन्होंने क्या बताया, जिसमें किसी धारावाही चालक के कारण, जिसमें किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र दिया। समझ पा रहे हैं? मतलब बायो और सेवर्ट दो वैज्ञानिकों ने मिलकर क्या किया, एक प्रयोग किया जिसमें इन्होंने एक धारावाही, कोई भी धारावाही चालक तार है, ठीक है, कोई भी धारावाही चालक है, मतलब कोई एक चालक तार है जिसमें हमने धारा प्रवाहित किया है, उसी को कहते हैं धारावाही चालक। तो किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक सूत्र दिया। अब उस सूत्र क्या है वो सब हम जानेंगे, ठीक है, इतना आप लिख लेंगे। उसके बाद फिर से इन्होंने ये सूत्र ऐसे ही नहीं दे दिया, इन्होंने इस सूत्र देने के लिए 4 इन्होंने नियम बताया। तो वही बात हमें फिर से लिखना होगा कि इस नियम के अनुसार, अब इस नियम के अनुसार कुछ इन्होंने बताया है, उन सभी को हमें लिखना होगा, ठीक है, या आप इस तरीके से ना लिखें, बस ऐसे ही कर दें, ठीक है। इस नियम के अनुसार अब इन्होंने क्या बताया उसको हम समझ लेते हैं। इन्होंने प्रयोग कैसे किया, तो सपोजेट ये एक चालक तार है। अब एक चालक तार में इन्होंने जैसे धारा प्रवाहित किया, ठीक है, तो धारा प्रवाहित किया, ये अनंत लंबाई के एक चालक तार है, ठीक है, तो अनंत लंबाई की एक चालक तार है, इसमें इन्होंने एक अल्पांश ले लिया जो है ए और बी, ये 2 बिंदु इन्होंने अल्पांश लिया है। अल्पांश का मतलब आप समझ रहे हैं, थोड़ा सा मैं लंबा कर दे रहा हूँ इसको जैसे आपको दिखाई दे अच्छे से। देखिए अल्पांश का मतलब होता है, ये इन्होंने एक अल्पांश लिया है, अल्पांश ए और बी, मतलब ये है कि ये चालक तार अनंत लंबाई का है। तो अनंत लंबाई पे हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता थोड़ी ना ज्ञात करेंगे, हम एक कंसिस्टेंट एक नियत है कि इतना, अगर छोटा सा एक हम चालक तार इतने लेते हैं, अगर हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो इस अल्पांश लंबाई जो है dl, तो इस अल्पांश लंबाई के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मतलब dB क्या होगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को dB से हम प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यहाँ से बताया गया कि ये अल्पांश लंबाई है, तो अल्पांश लंबाई से r दूरी पर एक बिंदु P है, और इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, इसी के लिए इन्होंने सूत्र दिया। समझ में आया? हमने कहा कि एक अनंत लंबाई की चालक तार है जिसमें I धारा प्रवाहित की गई है, तो अनंत लंबाई के एक अल्पांश dl के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए ही इन्होंने सूत्र दिया है। अब वो क्या है उसी को लिखना पड़ेगा। तो इन्होंने चार नियम इन्होंने बताया। पहला इन्होंने ये बताया कि अल्पांश लंबाई मतलब अनंत लंबाई के चालक तार में, ये बात आपको लिखना होगा, मैं लिख रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे मैं आपको लिखना होगा अनंत लंबाई के चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। यहां तक आपको बात समझ में आया कि अनंत लंबाई के चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर अल्पांश लंबाई के कारण, धारा प्रवाहित करने पर अल्पांश लंबाई के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो dB है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उसमें प्रवाही धारा उस चालक तार में, मतलब उसमें प्रवाहित धारा मतलब I के
समानुपाती होता है। समझ पा रहे हैं हमने क्या आपको बताया? इस नियम के अनुसार यही पहला ये नियम है। देख रहे हैं कितना बड़ा है, बट आप समझ जाएंगे ना तो याद कर लेंगे। मुझे याद कहाँ है, मैं समझा हुआ हूँ तो मुझे सब कुछ याद ऐसे ही है कि मैं ऐसे ऐसे बोलूँगा। समझ रहे हैं? एक चालक तार है जिसमें हमने धारा प्रवाहित किया है, तो वही बात कहा जा रहा है कि अनंत लंबाई के चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर अल्पांश लंबाई के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसमें प्रवाहित धारा के ही समानुपाती होता है। और यहाँ से एक सूत्र इन्होंने दिया कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है, dB, वो समानुपाती होता है प्रवाहित धारा के। तो ये इन्होंने पहला सूत्र के लिए पहले नियम में ये सूत्र दिया, इसको समीकरण फर्स्ट मानेंगे। फिर से इसी लाइन को यहां से लेकर फिर से यहां तक इसी लाइन को फिर से आप लिखेंगे कि अनंत लंबाई के चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर अल्पांश लंबाई के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। उसके बाद फिर से लिखेंगे क्या, वो बात हम लिख दे रहे हैं, तो हम यहीं से लिख दे रहे हैं शॉर्ट में कि अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो B होता है dB, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अब किसके बराबर होगा? ये अल्पांश लंबाई के ही समानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश लंबाई के ही, अल्पांश लंबाई dl के समानुपाती होता है। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे ये बताया गया कि जो अनंत लंबाई के चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर अल्पांश लंबाई के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो किसके, वह अल्पांश लंबाई के ही dl है ना, तो dl के ही अल्पांश लंबाई के ही समानुपाती होता है। इसको 2 हम लिख देंगे। तीसरा यहाँ पे ये बताया गया, तीसरा नियम क्या बताया गया कि अल्पांश लंबाई के कारण, ये लाइन सिंपल में सभी में लिखना है, अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो B होता है dB, ठीक है, वो किसके समानुपाती होता है? पहला धारा के समानुपाती, दूसरा अल्पांश लंबाई के समानुपाती, और तीसरा कि अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच बने कोण के, इन दोनों के बीच बने कोण के ज्या के समानुपाती होता है। ध्यान से समझेंगे, अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच बने कोण के ज्या के समानुपाती होता है। वही हम लिखेंगे कि अल्पांश लंबाई तथा बिंदु P के बीच बने कोण के, बीच बने कोण के ज्या मतलब साइन होता है, ज्या के समानुपाती होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो dB मतलब अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होता है वो अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच बने कोण के ज्या साइन को कहते हैं, कोण के ज्या के समानुपाती होता है। समझ पा रहे हैं? तो ये नियम सब आपको याद करना है, ठीक है, कुछ नहीं, ये सिंपल सा है। तीसरा, इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे, ठीक है। अब चौथा ये बताया जाता है, चौथा कुछ नहीं है, ये भी आप लिख लीजिएगा कि जो अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो dB होता है वो किसके समानुपाती होता है? याद रखेंगे, अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश लंबाई तथा बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैं थोड़ा स्पीड में लिख रहा हूं बट आपको समझ में आना चाहिए क्या बात यहाँ पे हो रही है। अगर इतना सिंपल करके बता रहे हैं फिर भी अगर समझ में ना आया तो बहुत ही दुख की बात है। डीबी जो होगा, जो आप क्या बताया गया, अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच की दूरी जो है, दूरी के, ये दूरी r है तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये dB इक्वल टू 1/r² मिला। मैं नीचे देख लूँ, आपको दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो इसको हम समीकरण 4 मानते हैं। तो यही इन्होंने बताया था। सबसे पहले हमने यही आपको बताया था कि अल्पांश मतलब अनंत लंबाई के चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर अल्पांश लंबाई के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इतना बात सभी में लिखना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारा के समानुपाती होता है, अल्पांश लंबाई के समानुपाती होता है और अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच बने कोण की ज्या के समानुपाती होता है और इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये 4 इन्होंने नियम दिया था। अब इस चारों नियम पर ध्यान से आप समझेंगे, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, ध्यान से आप समझिएगा। अब इन चारों को अगर हम मिलाते हैं तो ये सभी चारों में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक ही न है। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो dB है वो समानुपाती हो जाएगा I, फिर से ये सभी गुणा में जाए I dl साइन थीटा, I dl साइन थीटा बाई r², ये हो जाएगा। अब देखिए जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो इक्वल का चिन्ह जब आता है तो यहाँ पे एक नियतांक आता है μ0/4π और उसके बाद फिर से ये क्या आ जाएगा I dl साइन थीटा बाई r²। और उसके बाद यहाँ पे ये जो फॉर्मूला हमें मिला, ये फॉर्मूला, ठीक है, यही फॉर्मूला है बायो-सेवर्ट के नियम का फॉर्मूला, जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, तो यही आपका प्रूफ हो गया। समझ पा रहे हैं कैसे हुआ है? और यहाँ पे याद रखेंगे μ0/4 का आपका मान होता है, μ0/4π का जो मान होता है वो 10⁻⁻7 होता है। कितना होता है? 10⁻⁻7 होता है। तो ये हुआ आपका सभी क्वेश्चन, जो कि हमने 10 क्वेश्चन अभी तक आपको बताए हैं। और देखिए, और मैं 4 आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये सब आपके लिए ही बहुत मेहनत करके सब नोट्स ये सब कुछ बनाया जा रहा है। ठीक है, तो 4 मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ जिसको मैंने पढ़ा दिया है। आप इनको जरूर आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे एक धारा लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक सामान्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। नीचे आपको क्वेश्चन भी दिखाई दे रहे होंगे जो कि हमने पढ़ा दिया है, आपके इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा। ये सभी बायो-सेवर्ट का अनुप्रयोग का ही सब लगभग ये सब कुछ है। दूसरा आता है कि एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक का निगमन कीजिए। इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। समझ के 2 क्वेश्चन आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा हमारा मतलब 13वां हमारा क्वेश्चन है कि 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला सूत्र की स्थापना कीजिए। ठीक है, तो चौथा आपको 13वां क्वेश्चन समझ में आ गया। 2 समांतर यदि चालक तार है तो उनके बीच लगने वाला बल की आपको क्या करना है? व्यंजक ज्ञात करना है, जो कि हमने करा दिया है। 15 में, 17 में, 18 में, 19, 20, 21, 22, 23 ये लगातार पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगला आता है 14वां हमारा क्वेश्चन कि किसी धारामापी को अमीटर में कैसे, मतलब किसी भी धारामापी को अमीटर में कैसे परिवर्तित करें, उपयुक्त परिपथ द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला 15वां कह रहा है कि एक गैल्वेनोमीटर को एक वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित किया जाता है। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे चेंज किया जाता है, इसको आपको बताना है।
तो ये कुल 5 क्वेश्चन है जो कि आपको तैयार कर लेना है। आप कहेंगे सर हमें कैसे ये सभी पढ़ेंगे, कहाँ मिलेगा? तो देखिए सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फिजिक्स का लिंक मिलेगा, क्लास 12 फिजिक्स का, उस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपको चैप्टर वाइज सभी VBI क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो जब आप जाएंगे ना तो इसमें बायो सेवर्ट का एक नियम आप देखेंगे, उस वीडियो में नीचे आप जाएंगे तो बायो सेवर्ट का नियम मिलेगा, उसके नीचे आपको कुछ डेरिवेशन इसी तरीके के सब मिलेंगे। ये क्वेश्चन नोट्स में आपने लिख लिया होगा और उसमें देख लीजिएगा, उसमें नीचे सब डेरिवेशन ही मिलेंगे, तो इन सभी का वीडियो वहां पे मिल जाएगा, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। या दूसरा आपके पास तरीका है, मान लेते हैं एक क्वेश्चन है कि 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला व्यंजक मतलब लगने वाला सूत्र की गणना कीजिए, ठीक है। तो अगर आपको पढ़ना है तो आप लिखिए 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल ब्रदर सर, इतना लिख के आप सर्च करेंगे तो भी हमारा वीडियो मिल जाएगा, तब भी आप उसको पढ़ाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार सर्च करने भी आपको आना चाहिए कि किस तरीके से यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे जिससे हमारी आपको वीडियो मिलेगी। समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से भी सर्च करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको जितनी भी बातें हमने बताई हैं वो सब आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तब जाकर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की ही ज़रूरत है। और यदि आपको समझ में आ रहा है, आप ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इससे भी खास इन सभी का, ये जो भी हमने नोट्स बनाया है ना, इन सभी का PDF नोट्स हमारे फ्री में ही आपको टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है, ज्वाइन हो जाएंगे तो वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप वहाँ से ले लीजिएगा। समझ गए होंगे? तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।